नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। आइए दोस्तों, बिना देर किए आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया? एटालिन जल विद्युत परियोजना दिबांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जा रही है, तो इसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? यह घोड़ा मंगोलिया के राष्ट्रपति उटकागिन खुरेलसुख द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उपहार स्वरूप दिया गया है। राजनाथ सिंह मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री हैं। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है? यह ट्विटर है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक HDFC बैंक ने इसकी घोषणा की है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटनिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? इस शब्द का संबंध है रोजगार क्षेत्र से। एक साथ दो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को मून लाइटिंग कहा जाता है। एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया युद्धाभ्यास है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित की जा रही है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र? वो एक भोजपुरी लोक नर्तक थे। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? सलीम दुर्रानी। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? ये बन गई हैं विनेश फोगाट। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? लेबर कप का संबंध है लॉन टेनिस से। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की है और 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश, जबकि सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलाइजेशन से है। बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? ये लक्ष्य 280 गीगावाट का रखा गया है। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? यह तिथि इन्होंने रखा है 17 मार्च को। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कितना है? 21.71%। कुल वनावरण है 21.71% और कुल वृक्षावरण है 24.62%। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? 2022 में 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है, जिससे कि अब तक कुल 12 समुद्री तट ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। 2022 में लक्षद्वीप के थुंडी और कदमत समुद्र तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है? ये समझौता भारत और नेपाल के बीच हुआ है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है? भारतीदास 27वें CGA नियुक्त किए गए थे, परंतु अभी 28वें CGA की नियुक्ति हुई है, जो कि हैं SS दुबे। 27वें क्रम के CGA थे भारतीदास, लेकिन 28वें क्रम के अभी नवनियुक्त CGA हैं SS दुबे। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ये सही है। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री भी बने थे, ये भी सही है। वे 8 बार विधायक रहे हैं, ये भी सही है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, ये कथन गलत है। इनका जन्म इटावा में हुआ था। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बन गए हैं के विनोद चंद्रन। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? ये अजीत आज़ाद को सम्मानित किया गया है। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। उन्हें यह पुरस्कार उनकी फिल्म द व्हेल के लिए दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 2022 का साहित्य का नोबेल दिया गया है एनी एर्नॉक्स को। और 2021 में
साहित्य का नोबेल दिया गया था अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। पैडा पद्धति क्या है? पैडा पद्धति जंगलों को काटकर उसे कृषि लायक बनाने की पद्धति को कहते हैं। इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी सतपुड़ा का भाग है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी स्थित है। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? यह क्रिटेशियस युग में निर्मित हुआ था। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? ये कुल 12 जिलों से अपनी सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? ऐसे कुल 21 जोन्स हैं। प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? नेपाल हिमालय की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला पंजाब हिमालय, फिर दूसरा कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय है। ये नदियों के आधार पर किया गया। निम्न में कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में मानस झील नहीं है। मानस झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि पिछोला झील, डिंडवाना झील, फतेह सागर झील राजस्थान की झीलें हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका गठन किया गया था 1983 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। यह ऑप्शन सही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? ये पल्लवों के द्वारा संरक्षित किए गए थे। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नसीरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये चिश्ती संप्रदाय से थे। बहाउद्दीन जकारिया, ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। मियाँ मीर, ये कादरी संप्रदाय से थे। अहमद सरहिंदी, ये नक्शबंदी संप्रदाय से थे। तो बिल्कुल आमने सामने है, 1 2 3 4। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ये बनवाया था उनकी पत्नी हाजी बेगम ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सिकरी में मोती मस्जिद स्थित नहीं है। बाकी पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस, ये सब फतेहपुर सिकरी में अवस्थित हैं। मोती मस्जिद दिल्ली के किले में अवस्थित है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 ईस्वी में की गई थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? उस समय दिल्ली का शासक था मुहम्मद शाह, मुगल बादशाह मुहम्मद शाह। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। इसकी रूपरेखा इन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन में प्रस्तुत की थी। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये स्वीकार किया था डिज़रायली ने। वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। टीआर होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच के युद्ध की संज्ञा दी है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? उस समय समाजवादी का आदर्श शामिल नहीं किया गया था। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार के दौरान 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया, जिसे कि अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार की आपात शक्तियाँ होती है, जिसमें कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है?
संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? इसका निर्धारण चौथी अनुसूची में दिया गया है। दोस्तों, इन सब टॉपिक पे मैंने इंडियन पॉलिटी के वीडियोज़ में विस्तृत रूप से चर्चा की है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, इसलिए दोस्तों एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? ये प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति में इसकी सिफारिश की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 में, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करता है और राज्य के कार्यों की प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल को देता है। मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? इसका विकास केरल में हुआ है। यह एक एकल नृत्य है जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई से ही किया गया है, जिसकी अंतिम और छठी पनडुब्बी INS वागशीर का समुद्री परीक्षण अभी हाल ही में शुरू किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह मैसूर में स्थित है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? इसका गठन 1953 को किया गया था। निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। वह गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है मीथेन गैस। धान के खेत से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का संक्षरण और प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? लवणीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? कौन सी ऐसी राशि है जिसकी कोई मात्रक नहीं होती है? ये आपेक्षिक घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व की कोई मात्रक नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? जहाँ विस्थापन शून्य हो जाएगा वहाँ कार्य नहीं होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो यहाँ कार्य नहीं होगा। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? जब स्प्रिंग संकुचित होती है तो फिर उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। यह एक सदिश राशि है। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है और लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें अल्ट्रासाउंड नहीं होती हैं, बाकी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब चुंबकीय तरंगें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। इसका आंसर ये होगा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है, इसलिए सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक वेग होती है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब सघन विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति बढ़ जाती है और विरल से सघन में प्रवेश करता है तो इसकी गति घट जाती है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? उसे अणु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है?
ब्रोमीन तरल अधातु है, यह लाल गुलाबी रंग का होता है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, ये आंसर हो जाएगा इसका। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन है? इसके लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? यह प्रदर्शित करती है यौगिक का वास्तविक आवेश। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वालों को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? वैसे अन्य सभी तत्वों को निष्क्रिय गैस कहा जाता है, जिसमें कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। इसमें से सबसे उच्चतम क्वथनांक आयोडीन का होता है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। इसके इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर 0 होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को भंजन कहा जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिक मतलब जहर, इसमें जहर का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन है? सबसे बड़ा अंग है त्वचा और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है? यह कार्य जाइलम का होता है, जाइलम ऊतक का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? इसमें लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल, ये समरूप अंग है। निम्नलिखित में कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? एनीलिडा, इसका प्रजनन मुकुलन के द्वारा नहीं होता। बाकी मूंगा, स्पंज और हाइड्रा मुकुलन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृतियाँ निकली होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रसांकुर कहा जाता है, जिसे कि इंग्लिश में विली कहा जाता है। इनका कार्य होता है पोषक तत्वों को अवशोषित करना। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? यह कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा किया जाता है। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? इसका उत्तर गर्भाशय ग्रीवा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? थैलोफाइटा के अंतर्गत फ्यूनेरिया नहीं आता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल, लाइकेन इत्यादि आते हैं। ये सब कवक, शैवाल और लाइकेन के विभिन्न प्रकार हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है विनिर्माण। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 तक। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई थी। यह मिशन बच्चों के टीकाकरण से संबंधित था। मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? यह सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया था और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। दिया हुआ है यदि a/b = 4/5 तो इतना का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है a/b = 4/5, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि a का वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5। तो अब हमें मान निकालना है 3/5 b - a और बाई b + a, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये 3/5 ही रहने देंगे, प्लस b - a है, तो b की वैल्यू कहाँ है, कितनी है 5, और -a की वैल्यू कितनी है 4। उसी तरह से यहाँ 5 + 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3/5 + 5 - 4 1 और 5 + 4 9। अब इसे हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 45 होगा। तो यहाँ 9 × 27 और यहाँ 5, तो 27 × 5 = 32/45, यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 32/45। अगला देखते हैं,
तीन संख्याओं का औसत 135 है, यानी कि तीन संख्याओं को जोड़ते हैं और उसे 3 से भागा देते हैं तो 135 आता है। सबसे बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी निकालना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या तो दिया हुआ है 180, यानी कि इन तीनों संख्याओं में एक संख्या तो 180 है ही जो कि सबसे बड़ी है, और बाकी जो दोनों संख्याएं हैं उनका अंतर 25 है। यानी कि अगर मान लें कि पहली संख्या x है, सबसे छोटी संख्या x है, तो दूसरी जो संख्या होगी वह इससे 25 ज़्यादा होगी, यानी कि x प्लस 25 होगी, और तीसरी संख्या तो दी हुई है ही 180। अब अगर इन तीनों को जोड़ेंगे और फिर उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 135 आना चाहिए। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। मान लिए सबसे छोटी संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 25, है ना, और तीसरी संख्या 180 दी हुई है ही, और इनका औसत है 135। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस 25 प्लस 180 और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, औसत 135। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, x 2x हो जाएगा और प्लस 25 और 180 205, और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 तिया 15, 13 तिया 39, ये हो जाएगा 405। ठीक है, तो अब 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 205 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 200, 2 से 200 कट गया, क्या आ गया x इज इक्वल टू 100। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 100, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100। 10 साल पहले b की उम्र c की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो b की उम्र क्या होगी। b और c की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:1, यानी कि अगर इस रेशियो को अगर x मान लें तो b की आयु अगर 4x है तो c की आयु कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, तो 10 साल पहले आयु कितनी होगी, b की आयु 10 साल पहले कितनी होगी 4x माइनस 10, और c की आयु 10 साल पहले कितनी होगी x माइनस 10। तो 10 साल पहले b की आयु जो थी ये है b की आयु और ये है c की आयु। तो 10 साल पहले b की आयु c की आयु की 10 गुनी थी, यानी कि अगर इसमें 10 गुना कर दिया जाए तो यह इसके बराबर हो जाएगा। अब इसे ही हम सॉल्व कर देंगे, 4x माइनस 10 इक्वल टू 10x माइनस 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4x उधर चला जाएगा, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। इधर 6x हो गया और इधर 90 हो गया, 6 से 90 कट गया कितना बार में, 15 बार में, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो b की आयु क्या हो जाएगी, 15 गुने 4 60 वर्ष। तो इस तरह b की आयु हो जाएगी 60 वर्ष। अगला है, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम 30 दिनों में ही समाप्त हो गया। तो प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे। मान लेते हैं कि प्रारंभ में कुल x आदमी थे, ठीक है, और वो 40 दिन काम करते तो फिर पूरा काम होता है, यानी कि पूरा वर्क कितना हो गया, x गुना 40, x गुना 40। अब कह रहा है कि यदि 10 आदमी और आ जाते, यानी कि ये जो x मज़दूर थे, x आदमी थे, इसमें 10 आदमी और जुड़ जाते तो ये काम 40 दिन के बजाय 30 दिन में ही ख़त्म हो जाता। तो वर्क तो वही है, तो दोनों वर्क क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया है, इधर कितना है 40x और इधर कितना है 30x प्लस 300, 40x इधर 30x इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 10x बराबर इधर कितना 300, 0 0 कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू 30। यानी कि पहले 30 मज़दूर उस काम को कर रहे थे, 30 मज़दूर कर रहे थे तो 40 दिन में हुआ, तो अब 10 मज़दूर बढ़ जाएंगे, 40 मज़दूर हो जाएंगे तो 30 दिन में काम हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 आदमी।
अगला है 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफ़ियाँ खरीदी जाती है। 1 रुपये में 3 टॉफ़ी खरीदी जाती है। क्रय मूल्य निकाल लेंगे। फिर 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होगी। तो 50% लाभ कमाना है तो इसके लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेची जाएगी। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे लाभ प्रतिशत के आधार पर। सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। दिया हुआ है 1 रुपये में 3 टॉफ़ियाँ खरीदी जाती हैं। 3 टॉफ़ियाँ 1 रुपये में खरीदी जाती हैं तो 1 टॉफ़ी कितने में खरीदी जाएंगी, 1/3 रुपया में। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया है यहाँ पे 1/3 रुपीज़। ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 50% कि 50% लाभ कमाना है। तो अब लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। यदि लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तो सेल प्राइस विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ये होता है सेल प्राइस का फॉर्मूला। अब इसी में उस वैल्यू को पुट कर देंगे। सीपी कितना था 1/3, क्रय मूल्य 1 प्लस कितना लाभ चाहिए, 50% का लाभ चाहिए बटा 100। 50 से 100 कट गया 2 बार में। अब ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ये। अब 3 कैंसिल आ गया 1/2। यानी कि सेल प्राइस होना चाहिए 1/2। एक टॉफ़ी को 50 पैसे में बेचेंगे। लेकिन प्रश्न में है कि 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेची जाएगी। तो जब 50 पैसे में 1 टॉफ़ी देते हैं तो फिर 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ देंगे, 2 टॉफ़ी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 रुपये में 2 टॉफ़ियाँ बेचेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 रुपये में 2 टॉफ़ियाँ बेचेंगे, तब 50% का लाभ होगा। ये था दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का 7वां वीडियो। आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।